हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि अपने जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होती हैं वो डिफेंस और एरोस्पेस जो सेक्टर है उसको प्रोवाइड करती है। उसके बारे में और डिटेल्स में जानते हैं अगले जो वीडियो जैसे जैसे अभी प्रोसीड करता है आगे। उससे पहले हम लोग जो आईपीओ से रिलेटेड जो है डिटेल्स को जान लेते हैं। वैसे ही काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी लग रही है जो जितनी डिटेल्स मैंने पढ़ी उसके हिसाब से। तो इसका जो आईपीओ है बेसिकली 20 जनवरी से 22 जनवरी के बीच में खुलने वाला है। 104 का इन्होंने जो है अपर बैंड मतलब कट ऑफ प्राइस सेट किया, मतलब आईपीओ में इस प्राइस पे शेयर्स बेचना चाहते हैं अपनी कंपनी के। 300 करोड़ रुपए की वैल्यू इन्होंने यहाँ पर लगाई है। टोटल 81 करोड़ रुपीज़ ये उठाना चाह रहे हैं इस आईपीओ के थ्रू, जिसमें से 4 करोड़ रुपीज़ जो वर्थ ऑफ शेयर्स हैं वो तो जो मार्केट मेकर्स हैं उनके लिए रिजर्व कर दिया गया है, जो कि ऑलरेडी हायर साइड में। एक कंपनी रिसेंटली आई थी जिसने 10% तक रिजर्व रखा था मार्केट मेकर्स के लिए। यूजुअली ये इसमें पॉजिटिव नेगेटिव तो कुछ भी नहीं है, बट मार्केट मेकर्स का काम होता है कि जो प्राइस में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं जब लिस्ट होने के बाद में उसमें अगले 2 साल तक मार्केट मेकर्स को कोटिंग करनी पड़ती है। बिड और आस्क जो प्राइसेस होते हैं वहाँ पे कोटिंग करनी पड़ती है ताकि लोग आराम लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है बेसिकली, राइट। तो यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए उस कंपनी ने 10% तक शेयर्स मार्केट मेकर्स को देते। ये कंपनी लगभग 5% के आसपास में दे रही है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है फ्रेश, दैट मीन्स कि 66 करोड़ रुपीस तो कंपनी के पास में पैसे जा रहे हैं, बाकी 11 करोड़ रुपीस वर्थ ऑफ शेयर्स कंपनी का जो मेन प्रमोटर है उसकी जेब में जा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में 88% मालिकाना बिफोर द आईपीओ था, लगभग 64-65% के आसपास में रह जाने वाला है आफ्टर द आईपीओ प्रमोटर्स के पास में, जो कि एक लोअर साइड के अंदर में ही है, बीइंग एन एसएमई कैटेगरी की कंपनी। और वो भी अगर प्रमोटर्स को इतना भरोसा होता है अपनी कंपनी के अंदर में तो इतना नीचे की तरफ में अपना शेयर होल्डिंग नहीं लेके आते हैं। तो यूजुअली इन्होंने मतलब इससे ये प्रेडिक्ट होने को मिल रहा है कि इन्होंने वैल्यू जो है हाई से हाई लगाने की यहाँ पर कोशिश की गई है इस आईपीओ के अंदर में अपनी। लेट्स सी कि अब ये कंपनी के अंदर में आज के लिए हमारे पास में इस प्राइस के ऊपर में कोई जूस बचा है, अगर नहीं बचा है तो किस प्राइस के ऊपर में आए तब हमारे लिए लेने लायक बच सकती है, फिर हो सकती है तो कितना नीचे आए। तो हम लोग कंपनी के बेसिक स्ट्रक्चर को देख लेते हैं पहले कि हाँ इसमें मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही है, बट आज के दिन जो वैल्यू है वो हाई मिल रही है, राइट। तो फ्यूचर के अंदर में अगर वैल्यू नीचे जाती है तो हमें खरीदने लायक बनती है या नहीं। तो यूजुअली क्या था, कंपनियों के अंदर में धांधली चल रही होती है तो वो चाहे कहीं भी आए, नीचे जाए ऊपर जाए, वाट एवर, वी डू नॉट टेक इंटरेस्ट। बट यहाँ पर अगर यूजुअली कंपनी अच्छी होती है, वैल्यू हाई हो रही है, तो कल को अगर नीचे आती है तो लेने लायक है या नहीं, वो भी हम लोग यहाँ पर टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर जो इसको आईपीओ लेके आने में मदद कर रहे हैं उनको सबसे पहले देखें तो लीड मैनेजर की जो आईपीओ की परफॉर्मेंसेज रही है 2025 में जो आईपीओ लेके आए हैं उनकी, तो लिस्टिंग जो प्राइसेज हैं उस आईपीओ लेके आए हैं उनकी, तो वो कुछ खास नहीं रही है सिर्फ एक कंपनी को छोड़कर। वो भी जो जिस कंपनी की अच्छी लिस्टिंग करवाई थी वो बाद में नीचे आ गया शेयर प्राइस उसका भी। तो बेसिकली उनकी आईपीओ लिस्टिंग भी अच्छी नहीं करवा पा रहे हैं, मतलब इनकी जो वैल्यू लगा रहे हैं ऑलरेडी हाई लगा रहे हैं लीड मैनेजर अपनी जो कंपनी का आईपीओ लेके आ रहे हैं उनकी, और बाद में भी उनकी जो प्राइसेस हैं वो नीचे ही गिर रही हैं। तो दिस इज़ काइंड ऑफ बैड फॉर द इन्वेस्टर्स जो भी एक लीड मैनेजर जिस भी कंपनी का आईपीओ लेके आ रहा है। अब लेट्स सी कि इस कंपनी के अंदर में कुछ जूस है या नहीं, बिकॉज इसमें डिफेंस का नाम जुड़ा हुआ है, एरोस्पेस का नाम जुड़ा हुआ है। और यूजुअली जो कंपनियां डिफेंस और एरोस्पेस में काम करती हैं उनको जनता एक सोने की तरह देखती है। भाई सोना चांदी आज के दिन जैसे भाग रहा है तो वो सोने चांदी की तरह देखती है। तो लेट्स सी, तो नेक्स्ट अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंपनी के जो मेन प्रमोटर हैं मधुसूदन वर्मा जेटी, वो अपना स्टेक बेच रहे हैं और ठीक ठाक बेच रहे हैं। नेक्स्ट जो पैसा स्टिल कंपनी के पास में जा रहा है उनका कंपनी क्या यूज़ में लेने वाले, तो ये बोल रहे हैं कि हम लोग एक नई प्रपोज्ड हमारे पास में फैसिलिटी है उसको हम मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, वहाँ पर हम अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर करें। दैट मीन्स कंपनी अपनी फैक्ट्री को बढ़ा रहे हैं, अपना काम धंधा बढ़ा रहे हैं, तो उसमें अच्छा खासा पैसा हम खर्च करने वाले हैं। बाकी हमारे पास तो थोड़ा लोन भी है 8 करोड़ रुपए, उस लोन को चुकाने में काम में लेने वाले हैं। दैट्स फाइन, दैट इज़ वेरी गुड बाय द वे। जो पैसा कंपनी के पास में जा रहा है उसका जो यूसेज है वो ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट कंपनी पे कोई केस वेस आज के दिन नजर नहीं आ रहा है, कंटिजेंट लाइबिलिटी भी कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर 2007 में एज ए पार्टनरशिप फर्म ये कंपनी खुली थी डीजी लॉजिक सिस्टम्स के नाम से। उसके बाद में इन्होंने एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोला और बाद में उसको कन्वर्ट कर लिया गया, फिर उसको फिर से 2025 में कन्वर्ट कर दिया गया पब्लिक लिमिटेड में आईपीओ से पैसा उठाने के लिए। सो एज ए पार्टनरशिप हमें 2007 से चलती हुई आ रही है। दैट्स नाइस अगेन। और ये इनके माइलस्टोन्स हैं। माइलस्टोन्स क्या है कि कौन कितना रुपयों का रेवेन्यू इन्होंने किस ईयर में जनरेट करना चालू किया था। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, काफ़ी लंबे टाइम से 2012 में 5 करोड़, फिर 15 करोड़, फिर 19 में 25 करोड़, फिर 40 करोड़। तो एक ये कंसिस्टेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है बेसिकली।
राइट। तो ये कंसिस्टेंसी यहाँ पर अच्छी देखने दे, ये मैनेजमेंट को दर्शाता है कि हाँ उनका फोकस हमेशा एक ही पर्टिकुलर सेगमेंट में रहा है और उन्होंने नंबर्स के साथ में ज़्यादा छेड़खानी करने की कोशिश यहाँ पर नहीं की है, ऐसा नजर आ रहा है। तो दिस शोज हाउ मैनेजमेंट इज थिंकिंग अबाउट द कंपनी, और जो इन्वेस्टर्स आगे इस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं उनके बारे में, तो उनको एक काफ़ी सहूलियत मिलती है उस नंबर से। यूजुअली क्या हम लोग देखते हैं कि 2020 तक कंपनी को रेवेन्यू नहीं है, 21 में अचानक 100 करोड़ हो गया, फिर 24 में 500 करोड़ हो गया, और फिर अचानक से अभी 300 करोड़ भी नहीं हो पा रहा है। तो ये थोड़ा सा जम्बल्ड अप डेटा जो है समझ में नहीं आता, तो यहाँ पर वो चीज़ गायब है, तो वो अच्छी चीज़ है। कंपनी के जो मधुसूदन जी हैं उनकी एज 66 है, और जो है इनका जो इन्होंने आई थिंक बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर में कोर्स वगैरह कर रखा है। और यहाँ पर जो दूसरे मैनेजमेंट के हैं राधिका वर्मा जी एंड शशांक वर्मा जी, इन्होंने भी ठीक ठाक एक्सपीरियंस यहाँ पर ले रखा है, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वगैरह से। बट पर्टिकुलरली इसी पर्टिकुलर फील्ड से जो है कुछ खास एक्सपीरियंस जो मैनेजमेंट है उसके पास में नहीं देखने को मिल रहा है। बट स्टिल इनका जो एयरफोर्स से रिटायर्ड आदमी है मधुसूदन जी, और बाद में इनका इसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में ही जो इसमें है, तो इसमें ग्राउंड एक्सपीरियंस जरूर इनका देखने को मिल रहा है, जिसमें ये आज के दिन काम कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट मतलब जो वो काउंट होते हैं, ग्राउंड एक्सपीरियंस जो है वो एक अलग लेवल पे काउंट होता है, राइट। तो वो जरूर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर मधुसूदन वर्मा जी हैं, जो सैलरी भी आज के दिन लगभग 1.5 करोड़ रुपया कंपनी से उठा रहे हैं साल का, अच्छा खासा उठा रहे हैं। वो बीइंग एन एसएमई कंपनी अच्छा खासा क्यों उठा रहे हैं, बिकॉज 300 करोड़ की कंपनी है, बट नेट प्रॉफिट कितना कमा रही है उसके हिसाब से तो कंपनी का जो सीईओ है, मालिक लोग हैं, वो उनकी सैलरी तय होनी चाहिए, ना कि कंपनी की वैल्यूएशन के हिसाब से तय होनी चाहिए। नेक्स्ट अभी दिखाऊंगा इसलिए क्यों अच्छा खासा है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का जो नाम है आज के दिन रजिस्टर्ड देखने वाला है, दैट्स फाइन। और कंपनी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो यूज़ कर रही है आज के दिन बीइंग इन दी बिजनेस एज वेल, और जो खाली पड़ी हुई हैं जैसे यहाँ पे ओपन लैंड है इन्होंने ओन कर रखा है, कंपनी के नाम पे हैं ये सारी ज़मीनें, दैट्स नाइस। ये इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। और ये प्रपोज्ड न्यू फैसिलिटी जो कंपनी आईपीओ से पैसा उठा के जहाँ पे अपना नया एक्सपेंडिचर करने मतलब खर्चा करने वाली है, एक्सपेंशन करने वाली है, वो इस फैसिलिटी पे करने वाली है। सो मैनी प्रॉपर्टीज़ देर आर, सो मैनी प्रॉपर्टीज देर कंपनी ओन्स, एंड यहाँ पर प्रमोटर्स की ज़्यादा कुछ जालसाजी भी नज़र नहीं आ रही है, दैट्स नाइस। लीज पे भी कंपनी ने 2 प्रॉपर्टीज़ एज ए गेस्ट हाउस एंड मार्केटिंग ऑफिस यूज़ कर रही है, सो कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे भी। कंपनी में आज के दिन 102 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, और उसमें एट्रिशन रेट जो है वो 2.5% या 10% के आसपास में ही है। दैट मीन्स कि कंपनी का मैनेजमेंट ख्याल अच्छा रख रहा है, दैट इज अगेन नाइस। कंपनी के अंदर में रिपीटेड कस्टमर से अच्छे खासे ऑर्डर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, 86% रिपीटेड कस्टमर्स हैं, दैट इज अगेन नाइस। अब कंपनी एरोस्पेस सेगमेंट में करती क्या है उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा ये डेटा भी देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, राइट। तो यहाँ पर कंपनी जितना भी मटेरियल कंज्यूम करती है वो इंडिया से ही प्रोक्योर करती है। नेक्स्ट कंपनी का मेन सप्लायर्स एनआई सिस्टम्स है, एंड ये जो सिस्टम है ये पर्टिकुलरली जो कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि इनके काम आते हैं, वो इक्विपमेंट्स इनसे खरीदते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का कस्टमर को रिक्वायरमेंट है, उसी के हिसाब से इक्विपमेंट मंगवाते हैं, और फिर उसको अपने हिसाब से कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें बदलाव चेंजेस करके सॉफ्टवेयर के साथ में इंटीग्रेट करके फिर कस्टमर को देते हैं। किस तरीके से, लेट वी विल अंडरस्टैंड। कंपनी के टॉप 10 कस्टमर से ही कंपनी का मेनली रेवेन्यू आता है, और कंपनी का मेन कस्टमर कौन है, तो गवर्नमेंट कंपनी का मेन कस्टमर है। अब डिफेंस एंड एरोस्पेस के अंदर में है और गवर्नमेंट मेन कस्टमर है, दैट मीन्स कि डिफेंस से मेनली कंपनी का ऑर्डर देखने को मिलता है। डिफेंस एंड एरोस्पेस 99%, दैट इज नाइस। और अब यहाँ पे देखो टेस्ट सिस्टम से कंपनी का मेन रेवेन्यू आता है। अब ये टेस्ट सिस्टम क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर थिंग। कंपनी के टेस्ट सिस्टम, अब कंपनी टेस्ट सिस्टम बेचती है और वो भी गवर्नमेंट को बेचती है, मतलब गवर्नमेंट को बेचती है, और वो भी डिफेंस एंड एरोस्पेस कैटेगरी को बेचती है। तो ये क्या है, ये होते हैं कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर में किसी भी चीज़ को टेस्ट करना, कि वो चीज़ सही से काम कर रही है या नहीं। तो उसके लिए इनके इक्विपमेंट मंगवाते हैं डिफेंस सेक्टर वाले, जैसे चाहे वो अपने एयरफोर्स वाले हों, चाहे वो एरोस्पेस वाले हों, वो इनसे इक्विपमेंट, जैसे मान के चलो कोई रेडार है, रेडार अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अब ये तो है नहीं कि अब रेडार जो वहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है वहाँ से कोई फ्लाइट को उड़ाएं तभी पता चलेगा कैच हो रहा है कि, वो तो रियल एग्जांपल हो गया, उसको रियलिटी में टेस्ट करना हो गया। बट उसी चीज़ को कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में जब कोई वो इक्विपमेंट बन रहा होता है, राइट, अब उसको रेडार को लगा देंगे, फिट कर देंगे, उसके बाद वो काम कर रहा है नहीं, ऐसा तो है नहीं उसको, तब तो वो रियल लाइफ में टेस्ट हो गया। बट जब वो रेडार बन रहा है एक्चुअली फैक्ट्री में, तो उस वक्त वो काम कर रहा है या नहीं, तो उसको तो टेस्ट करना पड़ेगा। तो उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू टेस्ट किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर के थ्रू टेस्ट करेंगे तो एक सिस्टम्स, इस टाइप के सिस्टम्स से ये होते हैं जो कि एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में इस टाइप का एक बग क्रिएट करते हैं। बग क्रिएट करके उसको टेस्ट करवाते हैं कि हाँ ये यहाँ से एक
फ्लाइट आ रही है तो ये पर्टिकुलर रेडार सही से उसको कैच कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, इसको कहते हैं हम लोग टेस्टिंग। तो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में टेस्टिंग जस्ट एक बग के थ्रू तरीके से, वो टेस्टिंग इक्विपमेंट्स ये कंपनी प्रोवाइड करती है। अब कोई भी चीज़ रियल लाइफ के अंदर में एग्जिस्ट आने से पहले उसको कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग या फिर उसकी R&D वगैरह होती है, तो वहाँ पर टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग इस टाइप के इक्विपमेंट से ही होती है। ये कंपनी क्या करती है, वो जो टेस्ट इक्विपमेंट्स जो भी सामने वाले डिफेंस सेक्टर के क्लाइंट्स को या फिर एरोस्पेस क्लाइंट को चाहिए, वो ये किट जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बना करके प्रोवाइड करती है उनको। साथ में ही जो सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट है उनको रन करने के लिए वो सॉफ्टवेयर्स भी देती है। साथ में ही उनको इंटीग्रेट करती है सामने वाली जो पार्टी है उसके सिस्टम के साथ में। इंटीग्रेट करने मतलब उसके साथ में जोड़ के उनको बताती है कि हाँ इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, तो वो सर्विस भी प्रोवाइड करती है। तो मेनली इनके जो टेस्ट इक्विपमेंट्स हैं वो महंगे हैं, उन्हीं का मेनली रेवेन्यू है। उसके बाद में सर्विस प्रोवाइड और जो सॉफ्टवेयर जो प्रोवाइड करती है उसका अलग से कंपनी चार्ज करती है। तो दिस इज़ द थिंग। अब किसी भाई का सवाल आ सकता है कि हम लोग साला सॉफ्टवेयर्स को के थ्रू ही वो मतलब टेस्टिंग ही ना करते रह जाएं और असली जो इक्विपमेंट्स हैं उनको जंग ना लग जाए, कहीं पता चल रहा है कि हम सॉफ्टवेयर्स में तो जीत रहे हैं और असली में बॉर्डर के ऊपर में हार रहे हैं, ऐसा ना होता। तो ये एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे या फिर जो सही से जो डेवलपमेंट जो होता है R&D फेज़ के अंदर में सही से काम कर रही हैं चीज़ें, उसके लिए बेसिकली काम आती हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो यू गॉट द बेसिक आइडिया कंपनी क्या प्रोवाइड करती है। अब इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं उनको जो डिफेंस सेक्टर हैं, एरोस्पेस वाले जो लोग हैं, उनको ज़रूरत पड़ती ही रहती है। नाउ द पॉइंट इज़ कि इस टाइप का क्या जो इक्विपमेंट्स या सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली एक अकेली कंपनी है, चुनिंदा कंपनियां हैं, उन चुनिंदा कंपनियों में से ये एक कंपनी है। काफ़ी छोटी है आज के दिन, बट स्टिल इस सेक्टर में और भी कंपनियां बड़ी बड़ी भी हैं। तो उन ब्लू वेल्स के सामने ये छोटी सी एक मछली भी चल रही है, बट इसका जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी सही अभी तक देखने को मिल रहा है। राइट, तो सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है, सॉफ्टवेयर कंपनी प्रोवाइड करती है जिसको हमने देखा, और कंपनी जो है टेस्ट इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड करती है जो कि हमने देखा। और टेस्ट इक्विपमेंट्स के बारे में और डिटेल्स में आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं आराम से, जिसका कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं आपके सामने, मैंने आपको ब्रॉडर टर्म्स में बता दिया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं DCX, जैन, डाटा पैटर्न्स, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स का मैंने अच्छे से एक बहुत अच्छा सा रिव्यू दिया था इस कंपनी के बारे में, जिसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बाकी दूसरी कंपनियों में मैंने ज़्यादा डिटेल में रिव्यू नहीं किया हुआ है, बट अपोलो माइक्रो सिस्टम का किया हुआ है, अच्छी कंपनी है बाय द वे। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनी के रेवेन्यूज़ को, और उसको हम लोग थोड़ा सा प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं फ्यूचर में किस तरीके से काम कर सकती है। तो लेट्स प्रोसीड टू दैट पर्टिकुलर फ्रेज। तो यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं बैलेंस शीट के अंदर में, राइट। तो बैलेंस शीट में हम लोग देखते हैं कितना पैसा इस कंपनी में आज के दिन लगा हुआ है। तो लेट्स सी। तो यहाँ पर इस पूरी कंपनी में 64 करोड़ रुपीज़ आज के दिन लगे हुए हैं एज ऑफ टुडे, जिसमें से अगर इन्वेस्टर्स का पैसा देखा जाए तो 35 CR लगा हुआ है इन्वेस्टर्स का। दैट मीन्स डेट टू इक्विटी रेशियो बिफोर द IPO इज ओके, राइट, ओवरऑल टर्म में देखा जाए तो। नेक्स्ट, अब ये जो पैसा है उसमें से उधारी क्या बढ़ती जा रही है कंपनी की, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी की उधारी कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। दूसरा, शॉर्ट टर्म उधारी बढ़ती जा रही है, शॉर्ट टर्म भी बढ़ती जा रही है। दैट मीन्स कंपनी को कैश क्रंच तो है, कैश क्रंच तो दिख रहा है यहाँ पर बैलेंस शीट के हिसाब से देखने को मिल रहा है। अब इस चीज़ को किस तरीके से हमको पहले नज़र में देखने को मिल गया और हमें समझ में आ गई चीज़ें, तो इसके लिए आप लोग हमारा जो स्टॉक मार्केट कोर्स चल रहा है फ्री चल रहा है, आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, एंड आप फ्री में उस कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं। लिंक सॉरी आप अपने हमारे चैनल के ऊपर में वहाँ पे एक प्लेलिस्ट है स्टॉक मार्केट कोर्स, उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं, अभी शुरू हुई हुआ। नेक्स्ट, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ट्रेड रिसीवेबल्स कंपनी के यहाँ पर जो है बढ़ते ही जा रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट बढ़ता जा रहा है, कंपनी के जो इन्वेंट्री है वो भी बढ़ती जा रही है। ट्रेड रिसीवेबल्स जो है इस कंपनी के लिए बढ़ना इस आम बात, बिकॉज डिफेंस सेक्टर का जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स होते हैं उनका हमको ही पता है कि किस तरीके से पेमेंट आता है, किस तरीके से ऑर्डर निकलता है, किस तरीके से टेंडर निकलता है, वो एक लेंदी प्रोसेस है, बट स्टिल कंपनी ठीक ठाक मैनेज कर पा रही है। दैट्स नाइस अगेन। कंपनी के नंबर्स को देख लेते हैं एक बार। तो नंबर्स किस तरीके से हैं, तो 56 करोड़ का रेवेन्यू, सॉरी 56 करोड़ का रेवेन्यू, फिर 51 का, फिर 70 करोड़ का, फिर 18 करोड़ का 6 महीने के अंदर में रेवेन्यू। अब पॉइंट ये कि इस टाइप की जो सेक्टर की जो कंपनियां होती हैं, इस टाइप की कंपनियां होती हैं, उनके लिए एक बड़ा ऑर्डर जो है अचानक से एक बड़े ऑर्डर भी मिल जाते हैं और पता चलता है कि 3-3 4-4 महीने तक कोई ऑर्डर ही नहीं आया है, तो वो भी चलती है। कई बार होता है कि इनके बड़ा ऑर्डर मिला हुआ रहता है, बट ऑर्डर जिसको मतलब ऑर्डर बुक इनके पास में होती है ऑलरेडी, बट उसको एग्जीक्यूट करने में इनको टाइम लग जाता है, तो वो भी सिचुएशंस होती हैं। तो ये कब उसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं, वो भी इनके लिए एक बड़ी चीज़ दिक्कत होती है। मैंने ऑर्डर बुक के बारे में पता करने की कोशिश किया, बट ऑर्डर बुक का कुछ मेरे को यहाँ पर ब्यौरा मिला नहीं इसके अंदर में।
दैट मीन्स कि इनके पास में जो ऑर्डर आते हैं उसको एग्जीक्यूट करते हैं, बट ऑर्डर्स अब जो किस तरीके से आते हैं वो आपके सामने। सो कंसिस्टेंसी यहाँ पर आपको रेवेन्यू के अंदर में देखने को नहीं मिल रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कंपनी के नेट प्रॉफिट किस तरीके से निकाल ले पा रही है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 2 करोड़, 2.5 करोड़, 8 करोड़। दैट मीन्स कि अगर कंपनी का 72 करोड़ का अगर रेवेन्यू आ रहा है तो कंपनी 8 करोड़ तक नेट प्रॉफिट निकाल ले पा रही है। बट ये जो 8 करोड़ है ये भी तब है जब कंपनी के पास में इक्विपमेंट्स बचे हुए हैं, तब है। बट अगर इक्विपमेंट्स नहीं बचते तो आई थिंक ये 8 करोड़ नहीं, ये लगभग 5 करोड़ या 4 करोड़, 4-5 करोड़ के आसपास में होता, शायद होता। तो लेट्स इसको हम लोग इस तरीके से भी मतलब नेट प्रॉफिट कंपनी स्टिल निकाल ले पा रही, बट द प्रॉब्लम इज अगेन विद द ट्रेड रिसीवेबल्स, जिसको टाइम लग रहा है आने के अंदर में। अब देख लेते हैं कैश फ्लो करंज क्या बोल रहा है यहाँ पर। तो कैश फ्लो इज 6 करोड़ प्लस, सॉरी 6 करोड़ नेगेटिव, 5 करोड़ प्लस। 5 करोड़ प्लस क्या पॉजिटिव सेंस में है या नेगेटिव सेंस में? तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है 5 करोड़। सो इट्स इन द नॉर्मल सेंस, ये 5 करोड़ मतलब ठीक है, मतलब इतना कुछ बुरा नहीं है। ये 10 करोड़ माइनस में है, तो यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स, सो कैश क्रंच है। बाकी कोई दिक्कत यहाँ पर मुझे खास नज़र नहीं आ रही है, कैश क्रंच है थोड़ा सा, और थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी है रेवेन्यूज़ के अंदर में। सो अब फाइनल व्यू इस कंपनी के बारे में, क्या इस कंपनी में हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं पैसा? अब इसके कंपनी के अगर हम लोग रेवेन्यूज़ को चेक करते हैं, नेट प्रॉफिट्स को चेक करते हैं और जो ग्रोथ है उसको चेक करते हैं, तो सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए, कॉम्पिटिटर्स को ध्यान में रखते हुए आज जो वैल्यू लगाई गई है वो अच्छी खासी लगा दी गई है। नाउ द पॉइंट इज कि लेटेस्ट जो हम लोग 5 करोड़ के हिसाब से अगर हम लोग एवरेज लेके चलें पिछले से पिछले साल का और पिछले साल के नेट प्रॉफिट के हिसाब से, तो 5 करोड़ का हम लोग नेट प्रॉफिट के हिसाब से पी रेशियो निकालते हैं यहाँ पर, तो लगभग कितने का निकल के आता है पी रेशियो? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 का निकल के आता है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करते हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड प्लेयर्स हैं उनके साथ में, जिसके हमने अभी आपको सामने शीट दिखाई थी राइट। एक सेकंड में वापस आपको ले चलता हूँ सीट के ऊपर में। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं पी रेशियो जो है इसका DCX सिस्टम का 53 का है, इसका 40 का, इसका 66 का है, इसका 132 का है। तो आज का लेटेस्ट देख लेते हैं। सो लेटेस्ट पी रेशियोज को अगर हम लोग चेक करते हैं तो इन्होंने ऑलरेडी जो वैल्यू अपनी लगाई है वो ठीक ठाक लगा ली है। दूसरा पीबी रेशियो वाइज की नेटवर्थ कितनी है उसके हिसाब से इन्होंने जो कितनी ज़्यादा वैल्यू लगाई है। तो यहाँ पर IPO से पैसे जो है लगभग ये कंपनी उठा रही है, कितने जो पैसे कंपनी के पास में जा रहे हैं वो 66 हैं। तो हम लोग खर्चा वर्चा निकाल के 60 करोड़ मान लेते हैं। नेटवर्थ के हिसाब से यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी की है वो 35 करोड़ रुपीज़, तो लगभग 90 करोड़ हम लोग मान के चल लेते हैं। 90 के हिसाब से देखा जाए तो 3.3 के पीबी रेशियो निकल के आता है, जिसको अगर हम लोग कंपेरिजन बेसिस पे भी देखते हैं तो इसका है 1.3 का। और जो दूसरी कंपनियां हैं पीबी रेशियो के हिसाब से, जैसे हम लोग यहाँ पे डेटा पैटर्न्स का चेक करते हैं, तो यहाँ पर इसका है 9 का एंड दूसरी कंपनियों का है 8 का। सो बेसिकली इसने जो नेटवर्थ वाइज जो वैल्यू लगाई है ये अभी ठीक लगाई है राइट। सो अब हमारे पास में लेटेस्ट हाईएस्ट जो लास्ट में क्या डेटा निकल के सामने आता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी ठीक लग रही है, बिकॉज मैनेजमेंट ठीक है, मैनेजमेंट का ज़्यादा कुछ चौंसलेबाजी भी नहीं है। बट द पॉइंट इज कि इस वैल्यूएशन में मैनेजमेंट भी अपनी शेयर्स बेच रहा है राइट, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट है। तो इस वैल्यूएशन के ऊपर में इस कंपनी को खरीदना वो थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। बाकी जो नंबर्स हैं वो कंसिस्टेंट नहीं है, कंपनी इतनी बड़ी नहीं है, कंपनी को कस्टमाइज्ड ऑर्डर मिलते हैं, कोई स्टैंडर्डाइज ऑर्डर यहाँ पर मिलते नहीं हैं। तो ये रिस्क फैक्टर्स हैं। तो अगर आप लोग सिर्फ मैनेजमेंट की एथिकलिटी के हिसाब से अगर पैसे लगाना चाहते हो या फिर सही कंपनी उसके हिसाब से पैसे लगाना चाहते हो तो इस वैल्यूएशन पे पैसे लगाना तो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। बाकी लिस्टिंग गेन की अभी जो हवा बन रही है वो भी कुछ खास बन नहीं रही है राइट। तो वैल्यूएशन अच्छी खासी लगा दी गई है, ये हमें दिख रहा है। नीचे जा सकता है, यस यहाँ से नीचे जा सकता है, पॉसिबिलिटी पूरी नज़र आ रही है। यहाँ से अगर 50% टूट जाता है ना ये उसके बाद में खरीदने लायक मुझे लग रहा है, यहाँ से 50% के आसपास, बिकॉज पीबी रेशियो वाइज उसके बाद में खरीदने लायक बन जाएगा ये, बिकॉज DCX पैटर्न का भी उतना ही पीबी रेशियो और इसका भी उतना ही उसके आसपास में पीबी रेशियो आ जाएगा। बाकी उसके अलावा अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, यू आर ए रिस्की मैन राइट, कि क्या पता डिफेंस का नाम है, एरोस्पेस का नाम है और क्या पता बूम आ जाए किसी तरीके से, तो रिस्क ले लो। बट IPO स्ट्रेटेजी जो बनी हुई है उसको फॉलो करना वो आपके लिए सही रहेगा। बट जो नॉन रिस्की लोग हैं जिनको थोड़ा सा सेफ खेलना पसंद है वो लगभग आराम से इंतज़ार करें, ये कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पे नहीं आई है। और इसका जो लीड मैनेजर है जो लेके आ रहे हैं इस IPO को, उसकी जो पास्ट की परफॉर्मेंस है वो भी कुछ खास अच्छी नहीं है, वो भी अच्छी खासी वैल्यूएशन लगाने की कोशिश करते हैं, इन्वेस्टर्स के लिए सही से काम नहीं करता है वो लीड मैनेजर भी राइट। तो फैक्टर्स जो हैं वो हाई वैल्यूएशन की तरफ में जा रही है, ऑलरेडी लगा दी गई।
आगे इंतजार कर सकते हैं, बाकी कंपनी ठीक लग रही है, राइट। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आई एम पॉजिटिव इन दिस कंपनी, बट नॉट एट दिस वैल्यूएशन। सस्ती हो 50% से 60% टूट जाए उसके बाद। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं फाइनली, सी यू टुमारो।